हेलो एंड वेलकम टू बेटिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी रिंग। और अब ऐसा लग रहा है कि जब लोगों को लगा है कि अगर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आ रहा है, इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ आ रहा है, तो बीच बीच में लोग क्या कर रहे हैं, फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं। और अभी ऐसा हुआ कि एक लोगों ने बोला कि एक्सआरपी का भी ब्लैक रॉक ने अप्लाई कर दिया है स्पॉट ईटीएफ, और एक उसकी वजह से एक्सआरपी 12% का उसमें आधे घंटे के अंदर जंप आया। मतलब प्राइस के अंदर 12% का उछाल आ गया आधे घंटे के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन र्यूमर। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अब जो अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यार जब स्पॉट बिटकॉइन का ईटीएफ आ रहा है, वो इथेरियम का आ रहा है, तो अब सोलाना का भी आएगा, कार्डानो का भी आएगा, और अब तो शिबा इनू का भी आएगा, पेपे का भी आएगा, पप्पी इनू का आएगा, इसका आएगा। मतलब अब आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट के अंदर ये हो गया ना अचानक के जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है, तो यार अब बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स के भी ईटीएफ आएंगे। इसलिए आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है सिर्फ बिटकॉइन का स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है उसका रास्ता क्लियर होता दिख रहा है। इथेरियम के अंदर भी अभी बहुत सारी डिबेट होनी है। वो बात अलग है कि ब्लैक रॉक का, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट है और ब्लैक रॉक ने अप्लाई करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ब्लैक रॉक चाहता है कि इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ वो लेके आए। तो बिटकॉइन और इथेरियम के लिए तो दिख रहा है कि ब्लैक रॉक पीछे है। लेकिन आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे वो एक्सआरपी हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो शिबा इनू हो, चाहे वो कार्डानो हो, चाहे वो पीएनबी हो, किसी का भी स्पॉट ईटीएफ नहीं आएगा। उसकी खास वजह ये, उसको आप समझिए। देखिए, जब भी ईटीएफ की हम बात करते हैं, तो ईटीएफ कभी भी सिक्योरिटीज का नहीं आ सकता। ईटीएफ आता है कमोडिटीज का। आप देखिए, गोल्ड का ईटीएफ है, ठीक है। आप देखिए तो क्रूड ऑयल का ईटीएफ है, ठीक है। आप देखिए तो जितनी भी जो कमोडिटीज है उनके ईटीएफ होते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि अगर हम डिजिटल एसेट की अगर हम बात करते हैं, तो डिजिटल एसेट में आपका बिटकॉइन का ईटीएफ का रास्ता क्लियर होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं डिजिटल कमोडिटी की श्रेणी में फॉल कर रहा है। और इथेरियम के ऊपर भी एक फुली डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है तो वो इथेरियम है। तो इथेरियम को भी, क्योंकि डिबेट है सीएफटीसी और एसईसी के बीच में, तो ब्लैक रॉक को लगता है कि इथेरियम भी काफी डिसेंट्रलाइज है, तो इथेरियम का ईटीएफ भी अप्रूव हो जाएगा, इथेरियम भी कमोडिटी की श्रेणी में फॉल हो जाएगा। तो बिटकॉइन और इथेरियम का रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे क्योंकि ब्लैक रॉक है और भी जो इतने सारे एसेट मैनेजर्स हैं, इतने बड़े बड़े जो फंड्स हैं, वो इसको बैक कर रहे हैं। तो ये रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन का और इथेरियम का, क्योंकि ये कमोडिटी की श्रेणी में फॉल होते दिख रहे हैं। एटलीस्ट बिटकॉइन तो दिख ही रहा है कमोडिटी की श्रेणी में फॉल होता हुआ। और इथेरियम के ऊपर डिबेट है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो अभी भी सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। और जब कोई चीज सिक्योरिटी की डेफिनेशन फॉल करती है, तो उसका मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करिए कि कल को यूएस के अंदर गूगल का ईटीएफ आ जाए, ये तो वही बात हुई ना। या कल को अमेरिका के अंदर मेटा का ईटीएफ आ जाए। अब अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई मेटा का ईटीएफ हो, ठीक है, तो सबसे पहले फायदा किसको होगा? सबसे पहले फायदा तो मार्क जकरबर्ग को होगा, मेटा कंपनी होगा। तो सिक्योरिटीज के ऊपर ईटीएफ को ला के आप सीधा फायदा पहुंचा रहे हो। आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है वो शामिल हो गई उस सिक्योरिटीज के फाउंडर के साथ, मतलब मार्क जकरबर्ग के साथ। तो अगर आप ईटीएफ लेके आ रहे हो उसका मेटा का, तो आप सीधा सीधा उस कंपनी के फाउंडर को, उस कंपनी के ओनर को फायदा पहुंचा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, और दूसरा कि जो सिक्योरिटीज है उसको सीधा सीधा फायदा हो गया। राइट। तो सिक्योरिटीज को फायदा हो गया, मतलब वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है उनके शेयर्स, उनके स्टॉक प्राइसेस को फायदा हो गया। तो क्या गवर्नमेंट कभी किसी एक आदमी या एक इंडिविजुअल, एक कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है? कभी नहीं पहुंचाना चाहती। और अगर उनका ईटीएफ लाके फायदा क्या होगा? क्योंकि अगर ऑलरेडी किसी को मेटा की ग्रोथ स्टोरी में पार्ट लेना है, मेटा के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, तो सीधा जाके मेटा का शेयर खरीद ले। राइट। और वो रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं जहां से आप सीधा मेटा का शेयर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये एक ग्लोबल कमोडिटीज बन गई हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये कमोडिटी के रूप में देखी जा रही है, इंटरनेट के ऊपर रहती है, पूरी दुनिया इसमें इन्वेस्टेड है। जरूरी नहीं है कि मेटा के अंदर पूरी दुनिया में मेटा अवेलेबल है, पूरी दुनिया में गूगल का और एप्पल का स्टॉक अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो कमोडिटीज हैं, डिजिटल कमोडिटीज की श्रेणी में बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो पूरी दुनिया में आज की डेट में अवेलेबल है। पूरी दुनिया इनमें इन्वेस्टेड है। कोई इसका फाउंडर नहीं है, कोई इसके पीछे कंपनी नहीं है। बिटकॉइन के पीछे कोई कंपनी नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई कोई प्री मिंटेड नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी इन चीजों को समझना कि आप देखोगे
बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके पीछे एक फाउंडर है, एक कंपनी है, एक इन्वेस्टर है, एक प्री माइन है, वीसी है, सब चीज़ें हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग्स होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इतनी सारी चीज़ तो एक कंपनी की तरह ऑपरेट करती है। कोई चीज़ जब कंपनी की तरह ऑपरेट करती है तो वो सिक्योरिटी की तरह दिखती है। जब सिक्योरिटी की तरह दिखती है तो लाजमी बात है कि उसका ईटीएफ आना 5 साल छोड़ो, 7 साल छोड़ो, 8 साल छोड़ो, 10 साल छोड़ो, 15 साल तक भी इनका ईटीएफ नहीं आएगा। और इस चीज को आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 5 साल तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, 5 साल बाद तो आपको कई चेंज दिखेंगी भी नहीं। और हमने पास्ट में भी देखा कि पिछले 5 साल 2017 में जो जो प्रोजेक्ट्स दिखते थे, अब वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिखते हैं। एक बार ही अगर आपने बात समझ लेना, कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो स्पॉट ईटीएफ है वो नंबर 1 बिटकॉइन का अब ऑलमोस्ट थ्रू होने के कगार पे ऐसा लग रहा है। उसकी मैं वजह भी बताऊंगा। और दूसरा, आपको इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ जो है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, एक्सआरपी पंप कर गया, फिर डंप कर गया फेक ब्लैक रॉक की ट्रस्ट फाइलिंग पे। और यहाँ पे आप देखिए कि 12%, यहाँ पे मैं आपको बता, तो 12% आधे घंटे में के अंदर वो बिल्कुल फेक था। आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको फिर मैंने ट्वीट किया कि भाई 16 इन सब के ईटीएफ नहीं आएंगे, प्लीज फेक न्यूज पे ना जाएं। मेरे ट्विटर पे आप रहेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब ये देखिए कि जो ये है जो सीईओ हैं ये ग्रे स्केल के, इन्होंने क्या ट्वीट किया, इन्होंने क्या है, 10 साल से हम ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट शायद वो मौका आ गया कि हमें स्पॉट ईटीएफ देखने को मिल सकता है। ये इन्होंने एक हिंट दिया है, कल 6:07 पे इन्होंने ट्वीट किया था। 2.3 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यार स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। खासकर जब इस तरीके के ट्वीट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ पक रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये एक प्रेसिडेंट है, नेट गिरासी प्रेसिडेंट है ये ईटीएफ स्टोर के। ये बहुत बड़ी एडवाइजरी फर्म है यूएस के अंदर जो ईटीएफ्स में डील करती है। और ईटीएफ तो इनका भी ये कहना है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ शायद इस हफ्ते भी आ सकता है, कभी भी अप्रूव हो सकता है। इन्होंने पूरा एक नोट इस पे एक टाइप किया है, लिखा है। तो लगता तो यही है कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है वो अप्रूव होने की कगार पे। लेकिन आपको लगता है कि एक्सआरपी, सोलाना और ये कटानो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और देखिए, एक ना यहाँ पे मैं काउंटर एक और चीज करना चाहता हूँ। देखिए, शॉर्ट रन में हो सकता है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के आते, ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपए आपके 100 रुपए हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज उसको दिल से निकाल दो। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि ईटीएफ ऑलरेडी कनाडा में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, राइट। इन सब जगहों पे ईटीएफ है ऑलरेडी, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ। लेकिन जैसे मैं कनाडा का एग्जांपल देता हूँ, कनाडा के अंदर देखिए जुलाई 2022 से आप देख रहे हो, ये ऑरेंज लाइन बिल्कुल स्टेगनेंट है। ऑरेंज लाइन की स्टेगनेंसी ये बताती है कि वहां पे डिस्पाइट द फैक्ट कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है, कोई वहां इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं आया है। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे लंबे लंबे स्पाइक्स हो रहे हैं और कुछ ये कर्व अगर ऐसे जा रहा होता ना ऊपर को, तो समझ में आता है कि विद टाइम जो है वो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर काफी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रिटेलर का, इंस्टीट्यूशंस का, तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। फिलहाल कनाडा की मार्केट बहुत छोटी भी है इन टर्म्स ऑफ यूएस। अगर हम दुनिया में 10 से 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर के टोटल ईटीएफ साइज जो है वो 10 से 12 ट्रिलियन है। अमेरिका की कंपनीज का 7 ट्रिलियन है ईटीएफ का जो शेयर है। तो आप समझ सकते हो कि 10-11 ट्रिलियन में से अगर 60 ट्रिलियन यूएस का है, तो सोचो 60% के आसपास, 65% के आसपास यूएस का शेयर है। अमेरिका में ईटीएफ का, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ का अप्रूव होना एक बड़ी खबर हो जाएगी, उसमें ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन और कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो अभी तक, चाहे जर्मनी हो, कनाडा हो, इन कंट्रीज में कोई बहुत बड़ा वो नहीं। इससे ये प्रूव होता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लाने से ऐसा नहीं है कि अचानक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शॉर्ट रन में कुछ नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी खबर है, लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अब आपने एक ये करके क्या प्रूव करा, पब्लिक को एक मैसेज ये गया कि अब गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया, ईटीएफ आ गया है, रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और अब हम एक्सचेंजेस के अलावा इन ईटीएफ्स के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं एसेट का। तो फायदा होगा लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि लोग सोच रहे हैं कि यार मैं आज किसी भी तरीके से अपना घर बार बेच के लोन लेके यार बिटकॉइन ले लेता हूँ और 6 महीने बाद में
ईएमआई पे कर दूंगा या लोन रीपे कर दूंगा क्योंकि ईटीएफ आने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज को बहुत ध्यान से आप इसको ना बांध लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि शॉर्ट रन में हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, लेकिन लॉन्ग रन में इसका फायदा होगा, क्योंकि एक लोगों को एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है एक्सचेंजेस से हट के, एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को बाय रेगुलेशन कानूनी रूप से उनको ईटीएफ्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। वो ऐसा नहीं होता कि बाइनेंस पे जाएंगी बड़ी बड़ी कंपनीज, मेटा और ये सारी कंपनीज। और बड़ी बड़ी कंपनीज का क्या होता है कि वो ना 10% और 12% पे खुश होते हैं। उनको कैप यहाँ के प्रॉफिट नहीं बनाना है बिटकॉइन से, उनको अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है। तो जब वो कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं तो वो बाइनेंस के थ्रू प्रिजर्व नहीं करेंगे कि जाएंगे और बाइनेंस से खरीदेंगे, वो ईटीएफ्स के थ्रू ही अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करेंगे। समझिए, गूगल और मेटा जैसी कंपनीज ईटीएफ के थ्रू अपने कैपिटल को प्रिजर्व करेंगी। वो यहाँ प्रॉफिट बनाने नहीं आएंगे, वो ये नहीं देखते आएंगे कि बिटकॉइन विल गो टू द मून। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम धंधे कर रहे हैं। वो जो काम धंधे करके जो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं उससे वो कैपिटल को अपने प्रिजर्व करेंगे, ताकि उनकी कैपिटल इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग वैल्यू गिरे ना। ये है ईटीएफ की इंपॉर्टेंस उन कंपनीज को। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर कहीं पे लिख लीजिए, कहीं बांध लीजिए कि ईटीएफ शॉर्ट रन में हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि और कंट्रीज में देखा गया बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई, लेकिन लॉन्ग रन में इसका डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये चार्ट हमारा ये बताता है, ये कितना इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट बताता है कि जो पिछली 3 साइकिल के कर्व देखे, तो ये ऊपर वाला आप देख रहे हो नीला वाला, ये हरा वाला जो भी आपको कलर दिख रहा है, ये कर्व जो था ये एक्सपेक्टेड था, जो पिछले 3 साइकिल में ऐसा ये कर्व गया है। ठीक है, अब ये जो बिटकॉइन की जो हार्वनिंग, तो ये बिटकॉइन की हार्वनिंग से पहले ये कर्व जाता था। तो उस हिसाब से अगर हम पिछले जो कर्व्स गए जो बिटकॉइन की हार्वनिंग के, उस हिसाब से इस टाइम 1 लाख से 3 लाख डॉलर के बीच में, 1 लाख डॉलर से 3 लाख डॉलर के बीच में प्राइस होना चाहिए था इस वक्त, जो पिछली हार्वनिंग के टाइम पे देखा गया, जो साइकिल बनी एग्जैक्टली सेम साइकिल्स थी। तो उस हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और बिटकॉइन ने पिछली 3 साइकिल्स की तरह बिहेव नहीं किया। बट दैट व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के प्राइस नो डाउट अभी इस टाइम अपने काफी कम है, और जो एक्चुअल होना चाहिए था ट्रेंड के हिसाब से, जो पिछली 3 साइकिल्स के जो ट्रेंड है उस हिसाब से 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए था, बट बिटकॉइन अभी काफी नीचे है। तो काफी लोगों को लगता है कि यार बिटकॉइन अभी और गिरेगा, और कितना गिरेगा, इन सब चीजों पे जब वो सोचते हैं तो ये दर्शा रहा है कि बिटकॉइन का एक्चुअल प्राइस तो पिछली ट्रेंड के हिसाब से, पिछली साइकिल्स के हिसाब से, जो हार्वनिंग से पहले की जो साइकिल्स बनती थी, और उसमें उस हिसाब से इतना होना चाहिए था, बट अभी प्राइस बिल्कुल भी उसके आसपास भी नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये जस्ट दिखा रहा है कि कितना पोटेंशियल है, कितना आपको लगता है, आपको एक तरह का ये एक डायरेक्शन देता है आपकी सोच को, एक 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 और थॉट देता है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसको आपके एनालिसिस में हेल्प करती हैं ये चीजें, कि अच्छा ट्रेंड के हिसाब से पिछले हार्वनिंग के पीछे जो ट्रेंड थे वो सेम थे, उस हिसाब से ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब अभी जो प्राइस है काफी अंडर वैल्यूड है, आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एनालिसिस बिटवीन वाई। ये फिर मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन के ईटीएफ इस हफ्ते या अप्रूव हो सकता है, उसके पीछे काफी सारे जो मैंने पीछे गेस्ट बताए उनके ट्वीट्स है, उनके वो है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, ये चार्ट ये बताता है ये पहली बार होगा, इट विल बी, पहली बार नहीं, सॉरी सॉरी, पहली बार नहीं, मतलब 2012 से पहली बार होगा कि जो S&P 500 है, जो यूएस की जो एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा। 2013 में 45 बार ऑल टाइम हाई बना, 2014 में 53 बार ऑल टाइम हाई बना, 2020 में 33 बार, 2021 में 70 बार, 2022 में 1 बार, 2023 में सिर्फ 1.5 महीना बचा है। सोचिए 2023 में 0 बार ऑल टाइम हाई बनेगा S&P 500 का। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये जस्ट दिखाता है कि इस टाइम स्टॉक मार्केट्स की कंडीशन कोई खास नहीं है, पूरा हाल है। इनफैक्ट ऐसे कई साल गए हैं, 2008 से 2012 के बीच में भी एक बार भी ऑल टाइम हाई नहीं बना था। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एवरेज आउट हो रही है चीजें, इकोनॉमी की हालत कुछ खास नहीं है। फिच हो गई, मूडी हो गई, रेटिंग्स को ऑलरेडी नेगेटिव कर रही हैं, डेट अपने ऑल टाइम हाई पे है, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, ये सारी चीजें बता रही है कि S&P 500 2023 में हो सकता है अपना ऑल टाइम हाई ना बनाए। अगर वो नहीं बनाता है तो ऐसा 11 से 12 साल बाद पहली बार होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप ये देख सकते हैं कि पिछले, मतलब इस 2023 के अंदर जो फ्रेश कैपिटल है
वो 1.14 बिलियन यूएस डॉलर क्रिप्टो के अंदर एंटर कर चुकी है, और जो लास्ट 3 हफ्ते हैं उनके अंदर 900 मिलियन यूएस डॉलर एंटर किए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे दिखाता है कि फ्रेश कैपिटल इज कंटिन्यूसली एंटरिंग, स्पेशली जो लास्ट के 3 हफ्ते हैं उसमें देखा गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूएस के अंदर कुछ इस तरीके के कानून आ रहे हैं कि जो डीफाई को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के एट पार रख रहे हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को जो कानून और जो लाइसेंसिंग लेनी है वही डीफाई को लेनी है, अगर नहीं लेती तो डीफाई को यूएस में काम करने का कोई हक नहीं है। वहां से यूएस में से डीफाई मूव कर जाएगा, और डीफाई के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बन रहा है, जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए वैसे ही डीफाई के लिए बन रहा है। उसके अलावा राइट, ये कुछ खास नहीं है, ये मेरा मैं जस्ट ट्विटर देख रहा था। सो राइट, ओवरऑल आपको कैसा लगा आज का शो? 15 मिनट 30 सेकंड, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुझे आज का शो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आज के शो में मैंने जो बात समझाने की कोशिश करी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी समझ रहे होगे। अगर फीलिंग आ रही होगी कि नहीं आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट था, आज की खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज की खबर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर ईटीएफ्स को लेके काफी क्लैरिटी आई होगी। अगर आई है तो प्लीज कमेंट करके, मतलब मुझे तब तक पता नहीं लगता भाई कि मेरी बात में कोई दम है कि नहीं, जब तक आपके कमेंट नहीं पढ़ लेता हूँ। तो कमेंट का इंतजार रहेगा, प्लीज अभी कमेंट करके जाओ यार। विद दिस थॉट, थैंक यू।